नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार 8वां एपिसोड लेकर आ रहे हैं और इस सीरीज का अंतिम बांग्लादेशी भगाओ दिल्ली बचाओ। आज इस कड़ी में क्या हो इस आंदोलन की, इस मुहिम की और इस समस्या की दिशा, यह हम आपको पूछ रहे हैं। हम चाहते हैं कि देशवासी इस विषय पर बताए कि आगे क्या होना चाहिए और इसी कड़ी में आप सबको कॉल करने हैं। इसलिए आज के कार्यक्रम में हमने कोई गेस्ट एक्सपर्ट पैनल नहीं बुलाया है। 7 एपिसोड में हमने आपके सामने विभिन्न प्रकार की समस्या रखी। देश के सामने बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई समस्या है, यह पहली बार आया और करोड़ों लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। लाखों लोगों ने हम तक फोन करे, ईमेल करे, फेसबुक और सोशल मीडिया के द्वारा सहमति जताई। अब ये लोग जान चुके हैं, अब पूरे हिंदुस्तान को जानना है, बताना है, उनसे काम करवाना है। इसके लिए आगे क्या होना चाहिए यह आपको कॉल करके बताना है। लेकिन आज हम डिटेल में मुद्दों पर नजर डालते हैं। पहले समस्या के बारे में। हमारे देशवासी अपने ही देश में बेगाने हो जाते हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधनों को, जिन पर हमारा मूल अधिकार है, उन पर अतिक्रमण हो रहा है। हमारे रोजगार के साधन हमारे से छीने जा रहे हैं। जी हाँ, अब तो हम देश की राजधानी में इनसे सुरक्षित नहीं। आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है ये, जिनकी वजह से देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, ये वही बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिनकी वजह से आप कुछ जगहों पर निकलने से डरते हैं। लेकिन देश के सत्तासीन सोए हुए हैं। ये सत्तासीन तो सत्ता के लिए देश की सुरक्षा से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन क्या हम भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? जी नहीं, अब हमें खुद ही खड़ा होना होगा इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए। पहचानना होगा हमें अपने आस पड़ोस में इन बांग्लादेशियों को और करना होगा पुलिस के हवाले। अगर आज हम ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हम दिल्ली में ही बेगाने हो जाएंगे। आज असम में हमारे देशवासी अपना ही घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में हम अपना ही घर छोड़ने को मजबूर हो, हमें इन बांग्लादेशियों को भगाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध बांग्लादेशियों को भगाने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इन बांग्लादेशियों पर कड़ा रुख दिखाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है बांग्लादेशी राजधानी में चोरी, डकैती, मर्डर और बलात्कार जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। फिर इन घुसपैठियों पर सरकार कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती? वहीं सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया 1984 अवैध प्रवासी अधिनियम बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने में बड़ी बाधा है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता पर है, जिसके ऊपर संदेह है उस पर नहीं, यानी देशियों को बांग्लादेशी साबित करना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2005 में निरस्त कर दिया, परंतु ना ही राज्य सरकार इस और ध्यान दे रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हर रोज देश की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं, कुछ वैध रूप से तो कुछ अवैध रूप से। लेकिन आज हमें खड़ा होना होगा इन घुसपैठियों के खिलाफ, बचाना होगा हमें अपनी संस्कृति को, छीनना होगा हमें अपना रोजगार, इनसे लड़ना होगा हमें इज्जत के लिए। अगर आज हम चुप बैठे रहे तो आने वाले दिनों में हम अपने ही देश में पराये हो जाएंगे और इसके लिए हम ही सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे। तो ये समस्या हमने आपके सामने रखी थी और इसी पर हम की प्रतिक्रिया ले रहे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते साथ साथ में हम आपके लिए प्लेट्स पर वो बहुत कुछ जानकारी दे रहे हैं, जो इस आखिरी एपिसोड में अब तक के सारे एपिसोड का कंक्लूजन, एक तरीके से सार हम आपके सामने रख रहे हैं। कैसे क्या क्या होता है, इन बिटवीन हम कॉलर से भी बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? ये मेरा कहना ये पड़ रहा है, जो बांग्लादेशियों को चल रही मुहिम, तो टीवी पे दिखाया जा रहा है कि ये जो अपनी प्राकृतिक संपदा है, रोजगार वगैरह है, इस पर बांग्लादेशियों का कब्जा हो रहा है। हाँ, मेरा ये कहना पड़ रहा है, जब इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी भारत में, तो उसने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। बिल्कुल। लेकिन लोगों को बाद में पता चला उसका। हाँ, तो मेरा यही कहना है, अभी लोगों को इस चीज का अनुमान नहीं है, लेकिन अपन क्या भुगत चुके हैं इस चीज को। मेरा यही मानना है थोड़ा कि लोगों को ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। और ये जो बात है
ये इतनी महत्वपूर्ण है कि आपने जिस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया, जिन अंग्रेजों का नाम लिया, जिनका दुनिया पर सूरज नहीं डूबता था ये कहा जाता है, उनको भगाना फिर भी आसान था, क्योंकि हिंदुस्तान उनका धोखा, उनका नुकसान, उनके प्रति सब कुछ समझ चुका था। लेकिन बांग्लादेशियों घुसपैठियों की संख्या ब्रिटिशों की तुलना में कई ज्यादा है। वो लाख संख्या में भी नहीं थे और ये 5 करोड़ की संख्या में है। और उनको समझाने के लिए देश में कई लंबे समय तक आंदोलन चला। हिंदुस्तान समझ गया, 100 साल से भी ज्यादा उसने क्रांति का मार्ग अपनाया और 100 साल पहले वो इस पर संघर्ष करता रहा। लेकिन यहां पर लोग समझ में नहीं पा रहे। समझने के बाद संख्या इतना बड़ा कारण है कि ये ब्रिटिशों से ज्यादा मुश्किल है। अगले कॉल। जय हिंद। छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, मुझे ये कहना है कि जो आपका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ, हाँ, आप समझदार लोग हैं, इस मुद्दे पे फोकस करें कि जब तक अभी मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसमें इतने लोग मारे गए, उसमें बांग्लादेशियों की जरूरत नहीं थी। जब तक 2 लोगों को, 2 पड़ोसियों को साथ में जीने की अकल नहीं आएगी तब तक बांग्लादेश भी समस्या है, पाकिस्तान भी समस्या है और घर वाले भी समस्या है। तो 2 लोग मिलके कैसे समझदारी से साथ में जिए, इस मुद्दे पे यदि फोकस हो। बिल्कुल। शायद आपने कल का एपिसोड नहीं देखा। कल का एपिसोड भी देखा, कल का एपिसोड मैंने नहीं देखा है, इसीलिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। समन्वय की भाषा जब कोई नहीं समझता है तो उसको शत्रु के नाते जब वो आक्रमण करता है, छुपा आक्रमण करता है, तब तो उसको जरूर सजा देना जरूरी है। अगले कॉल। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जी सुरेश जी नमस्कार। मैं गौरव त्रिपाठी बात कर रहा हूँ नोएडा से। बोलिए। सुरेश जी, जिस प्रकार से सरकार की जो नीतियां चल रही वो वास्तव में जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो देश के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। मुझे लगता है कि देश की राजनीति और एक प्रत्येक नागरिक को इस विषय पर जागरूकता की आवश्यकता है कि अगर वो किसी भी बांग्लादेशी को देखे तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। और आपका चैनल बहुत ही अच्छी मुहिम चला रहा है, वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। बस मेरा यही निवेदन है कि प्रत्येक नागरिक इस विषय पर जागरूक हो। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि अब इस मुहिम को आप आगे बढ़ाएं। आप हमें समर्थन दे रहे हैं, इसकी हमें खुशी है, लेकिन खुशी असली तब होगी जब आप इस विषय को लोगों तक फैलाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? जी सुरेश जी, जय हिंद। हाँ सुरेश जी, मैं क्या बोलता हूँ, जो बांग्लादेशी पूरे दिल्ली में है उनको अस्थायी रूप में बसाने वाला कौन है? जो कांग्रेस जो पार्टी है अपनी, वहाँ के जो लोग हैं, कांग्रेस के फॉलोअर जो अपने सेक्युलर लोग हैं, वो जो हिंदुत्व का विषय नहीं देते, हिंदुत्व के विषय के ऊपर उनको चिढ़ाती है। आज हिंदुत्व के विषय पे बोलना यानी मतलब एक तरह से देशद्रोह के जैसा काम करना है। तो उसके ऊपर जो हिंदुत्व का बात बोलता है या जो करता है, तो उसको आज तो मतलब अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो इसमें कंडीशन ये होएगा कि आज दिल्ली में ज्यादा हो गए, कल पूरे देश में होंगे, तो विषय तो गलत ही हो रहा है ना। बिल्कुल, यही तो है, राजनीति है और सेकुलरिज्म के नाम कर इसको धर्म पे जोड़ना ही नहीं चाहिए। हमने कल कार्यक्रम किया था और उसमें मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और धर्मगुरुओं को भी बुलाया था, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि ये धर्म का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा राष्ट्र का है। और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुसलमान कहकर उनको यहाँ पर आश्रय देना 100% गलत है, बदली धर्म के विरुद्ध है। ये बात खुद कल नजीब जी ने यहाँ पर कही थी, जो वर्ल्ड इस्लामिक सेंटर के प्रमुख थे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये बंगाल के कुचा बिहार के वोटर आई कार्ड है, हाँ, तकरीबन फर्जी बताए जा रहे हैं। हाँ, तो इनका क्या होगा? इनका प्रोसेस बताओ मेरे को, कहीं RTI लगाने का क्या करूं मैं? बिल्कुल, धन्यवाद। कार्यक्रम देखते रहिए। हमने तमाम तरीके के उपाय, तमाम विषय आपके सामने रखे हैं। ऐसे सारे विषयों को फॉलो करना है। अगले कॉल। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपका? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, बांग्लादेशियों के साथ इन कांग्रेसियों को भी बांग्लादेश में भेज देना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं, लेकिन कैसे भेजेंगे? सर, नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये सारे काम हो जाएंगे। हाँ धन्यवाद। ये बात कुछ हद तक बराबर भी है, लेकिन ये पूरी बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसमें क्या करेंगे
ये देखना जरूरी है। हर व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाना है। केवल किसी की तरफ आशा की उंगली करके नहीं चलेगा, दूसरे को कर्तव्य याद दिलाकर नहीं चलेगा। हमें अपना राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा करना है। और इस देश में आज सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो बांग्लादेशी घुसपैठिया, और इस नाते से हमारा भी सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य कोई अगर है तो बांग्लादेशियों को पकड़ना, उनको चिन्हांकित करना, उनके प्रति कानूनी कार्रवाई के लिए प्रशासन पर दबाव बनाना और उनको इस देश से वापस भेज देना। अगले कॉल। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी, मेरा कहने का है, आपने जो टॉपिक रखा था बांग्लादेश ही भगाओ देश बचाओ, हाँ, ये तो अच्छा है, लेकिन पहले हमको करना पड़ेगा कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, क्योंकि हर समस्या का जो जड़ है ना वो कांग्रेस है। अगर ये 2014 का इलेक्शन में मैं देश की जनता को निवेदन करता हूँ, अगर वो कांग्रेस को हटा देंगे ये सारे समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये। धन्यवाद। लेकिन मेरा तो मानना है कि कांग्रेस वालों ने भी बांग्लादेशी भगाओ इस अभियान में सम्मिलित होने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक देश का राजनीतिक दल जो इस देश के ऊपर राज्य करता है वो अगर इस विषय को नहीं समझेगा, उसके वर्कर अगर उसको समझाने में नाकामयाब रहेंगे तो देश के ऊपर सबसे बड़ी समस्या थोपने का पाप उनके ऊपर रहेगा। और उस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, वेलविशर के नाते, वोटर के नाते वो भी उसके लिए जिम्मेवार रहेंगे। और इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कहना है तो कांग्रेस के जो वोटर है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपनी सरकार को, अपने मंत्रियों को और अपने डिसीजन मेकर को ये समझाएं कि इस समस्या को और ज्यादा बढ़ावा देना या अपने क्रियाकलापों के कारण ये समस्या अगर बढ़ती है तो उसके लिए वो सबसे ज्यादा जिम्मेवार रहेंगे। अगले कॉल। जय हिंद। मैं अनन्या दिल्ली से। हाँ बोलिए। आज भारत के पास नदियों को मोड़ने का और पहाड़ों को काटने का बेहतरीन प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी है। हाँ। कम से कम बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से लगा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत को चीन की दीवार की तरह भारत की दीवार का निर्माण करना चाहिए। इस दीवार के निर्माण होने तक भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को श्रम शिविर या लेबर कैंप में रखकर इनसे सख्त मेहनत कराना चाहिए। इसके बाद अगर बांग्लादेश इन घुसपैठियों को वापस लेने से मना करती है तो भारत को इन्हें हेलीकॉप्टर और समुद्री जहाज से बांग्लादेश में जबरन छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर अगर आश्रय हम नहीं देंगे, यहाँ के लोग अगर अपने घरों में उनको काम नहीं देंगे, यहाँ पर अगर हम उनको आश्रय नहीं देंगे तो अपने आप जैसे उनको इस देश में घुसने का रास्ता पता है वैसे अपने देश में वापस जाने का रास्ता भी उनको पता है। बांग्लादेश सरकार कभी भी नहीं लेगी, क्योंकि बांग्लादेश सरकार का तो यह एजेंडा है। विदाउट एनी योजना उसके देश के लोग बाहर जा रहे हैं। दुनिया का पहला देश है जहां पर आबादी बढ़ने के बजाय घटती है, वहां के संसाधनों पर कम लोड पड़ता है और अपनी देश की अप्रत्यक्ष सेना दूसरे देश में अगर जाती है तो इससे और ज्यादा बेहतरी किसी सरकार के लिए क्या होगी। इसलिए वहां की सरकार, और खास करके जब वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के दबाव में इस कृत्य को समर्थन देती है तो ये कभी भी स्वीकार नहीं करेगी इन लोगों को वापस जाने के लिए। ये लोग अपने हाल से वापस जाएंगे अगर उनको यहाँ पर हम रोजगार नहीं देंगे, उनको हम आश्रय नहीं देंगे, उनको हम अति उदार मानवता के नाम पर अति ऐसी ऐसी चीजें अब हम 5-7 दिन में डिस्कस कर चुके हैं वो हम करते हैं। इस कारणों से वो यहां पर अपने पैर जमाने में कामयाब होते हैं। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं निरंजन बोल रहा हूँ सर, दौसा से। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन 1998 में तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर सिन्हा ने राष्ट्रपति को ये एक दिया था, एक लिखित में दिया था कि हमारे भारत देश में रोजाना 6,000 बांग्लादेश आते हैं। इसके अलावा पूर्व सीबीआई निदेशक जोगिंदर सिंह ने भी कहा कि 6 करोड़ के लगभग यहाँ बांग्लादेशी है। अब सब चीजों को होने के बावजूद सरकार बिल्कुल भी नहीं करती है। तो सबसे बढ़िया ये है कि आप जो चैनल के माध्यम से जो प्रचार कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि व्यक्तिगत प्रचार होना इस तरीके का तो ज्यादा सकारात्मक परिणाम रहेगी। कि सकारात्मक सरकार के तो कोई क्या नाम से कोई काम नहीं चाहती इस संदर्भ में। इसलिए ये जो आंदोलन है इसको व्यक्तिगत को होके या जिला स्तर पर शुरुआत हो तो ज्यादा
और अच्छे परिणाम मिलेंगे हम। बिल्कुल, और इसलिए इनके उपाय की दिशा में जब हम जाते हैं समस्या के, तो हमको ये देखना है कि अपने घरों में काम करने वाले बाई कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है, घरों में काम करने वाला ड्राइवर, सफाई वाला या अन्य बागवानी करने वाला व्यक्ति कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है। घर में हम विभिन्न प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट लोगों को देते हैं, जिसमें लकड़ी का या सीमेंट का मिस्त्री हो, कहीं वो बांग्लादेशी नहीं है, या किसी भी प्रकार से किसी बांग्लादेशी को आप अप्रत्यक्ष रूप से कोई मदद तो नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आपके घर के अंदर से निकलने वाला कूड़ा भी बांग्लादेशी को देना एक उसके लिए यहाँ पर आपने जमने के लिए मदद करने जैसा है। इसलिए बांग्लादेशी को कुछ भी नहीं देना, बहिष्कार करना, ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ जमे रहेंगे। अगले कॉल। हेलो, जय हिंद। हेलो, जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं सुनील बोल रहा हूँ। हाँ, और ये आपका ये देखा जो है बहुत अच्छा लगा कि आपने जो बांग्लादेशियों को पकड़वाने के लिए, बहुत से लोगों को अभी मालूम नहीं था, मगर धीरे धीरे और हम लोग भी अब ये पक्का प्रण कर लिए कि बहुत से बांग्लादेशी को पकड़वा के रहेंगे। हम भी बहुत से को पता करते हैं, जानकारी है, बहुत से बेंगलोर में मुझे मिले भी हैं, मगर अभी उनका एड्रेस ये पता करने के बाद एक कांटेक्ट अगर हो सकेगा, कोई नंबर हो तो एक मैसेज दीजिएगा, मैं बहुत लोगों को पकड़वाऊंगा। बिल्कुल, और हमारा प्रयास ही यही था। इन 8 दिनों के मुहिम में यह नहीं हो सकता था कि 8 दिन में समस्या खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने कहा कि ये अंग्रेज से जो सी भी बड़ी समस्या है, इसलिए देश में कम से कम इस विषय की अवेयरनेस हो, देश में इस विषय की जागरूकता आए, लोग करने के लिए उत्सुक हो। चाह जहां है वहां राह मिलती है, इसलिए चाह निर्माण अगर हम करेंगे तो राह ढूंढने में आसानी होगी, और इसमें हम कामयाब होते जा रहे हैं। ये हमारे आंकड़े बता रहे हैं। पहले दिन केवल 106 कॉल आए थे हेल्पलाइन पर, जो हमारी चल रही 01149523344, जहां पर आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करके अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर भी यह नंबर हम बीच बीच में चला रहे हैं। यहां पर पहले में केवल 106 कॉल आए, उसके बाद हजारों कॉल आए, और अब तो यह संख्या मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में लाखों तक पहुंच जाएगी, जो कि अपने नाम के साथ बांग्लादेशियों का पता बता रहे हैं। ये पुलिस के लिए एक चैलेंज साबित होगा, और इस डाटा का हम जरूर फॉलोअप करेंगे। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं चंचल सागर बोल रहा हूँ सर, लुधियाना से। बोलिए। सर आपका पहले तो आपको बहुत सैल्यूट है सर, जो आपने ये मुद्दा उठाया और इसको आपने जनहित मुद्दा, एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। सर ये हमारे लिए बहुत दुखद की बात है कि हमारे जो सरकार है इनको एक वोटर की तरह देखती है। हालांकि ये हम इनको एक घुसपैठिए के रूप में देखते हैं, और हम चाहते हैं कि ये हमारे देश से बाहर हो। जितना खर्चा हर साल इनको संभालने के लिए होता है, उतना खर्चा एक बार में करके इनको बॉर्डर के पार छोड़ा जाए। उसके लिए चाहे हर हिंदुस्तानी को अपनी पॉकेट से अपने व्हीकल का, अपने वाहनों का यूज करना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। हम अप्रत्यक्ष रूप से अपने पॉकेट का खर्चा कर ही रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि हम हमारे बजट का 60,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा इनके ऊपर अधिकृत रूप से होता है, और ये आपके और हमारे जेब का ही पैसा है। बिल्कुल सर, हमारे देशवासियों के लिए कई देशवासी ऐसे हैं जिनको 2 वक्त खाने की जरूरत ही नहीं है, और ये लोग हम अपना गुजारा क्रिमिनल तौर पे कर रहे हैं, एक क्राइम करके अपना गुजारा कर लेते हैं, और हमारे हिंदुस्तानी भाई, हमारा हिंदुस्तानी समाज आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर है। तो सर हम यही चाहते हैं कि आप जैसे भी हैं हम आपके साथ हैं, और हर हालत में इनको हमने बॉर्डर के पार भेजना ही भेजना है। बिल्कुल। जय हिंद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार, जय हिंद। हाँ सुरेश जी, ये जो मुद्दा अभी है आपने बहुत अच्छा उठाया हुआ है। हाँ। बांग्लादेशी घुसपैठियों का। हाँ। ठीक है, ये मुस्लिम घुसपैठियों की तो वकालत ये कांग्रेस कई सालों से करती आ रही है और घुसाती जा रही है भारत में। ठीक है, जो हमारे हिंदू शरणार्थी है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कभी उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा है। ठीक, एक तो ये मुद्दा। दूसरी बात, मैं आपकी जो मुहिम है उसका बहुत बड़ा मतलब स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये बहुत अच्छी मुहिम आपने चला रखी है। मेरे पास में अभी कुछ आंकड़े हैं, आंकड़ों को मतलब मैं अभी भेज नहीं सकता हूँ आपको, वरना मैं भेजना चाहता कि ना सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम की ये प्रॉब्लम है, पर जहाँ तक अभी मेरे पास में जो फिगर दिख रहा है, और मैं जहाँ पर विजिट करता हूँ भारत के कुछ विभिन्न भागों के अंदर, वहाँ पर मैं देखता हूँ मुस्लिम वो पता नहीं भारत के किस किस कोने से है, लेकिन नेशनलिटी लेके बैठे हुए हैं।
विश्व के दूसरे देशों से भी आयोग को नेशनलिटी दी गई है। ये क्या 2017 में इन लोगों ने मुगलिस्तान बनाना जो है, भारत को मुगलिस्तान बनाना है, उस दिशा में तो कदम नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि शायद कांग्रेस ने देश को बेच खाने की कोई एक नीयत लगा रखी है और उन लोगों ने आगे उस कदम बढ़ा रखे हैं। धन्यवाद। और यह बात केवल कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस के साथ साथ तमाम उन राजनीतिक दल जो अल्पसंख्यकों को अपना वोट के नाम पर सेक्युलरिज्म का नारा देते हुए इस राष्ट्रीय समस्या को अपने आप को दूर रखते हैं, न्यूट्रल रखते हैं या बांग्लादेशियों का प्रत्यक्ष समर्थन करते हैं। अगले कॉल। जय हिंद। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सुधांशु। दिल्ली देश की राजधानी है। हाँ। बिंदास के एक एपिसोड को देखकर पता चला कि दिल्ली की सरकार दिल्ली वासी नहीं बल्कि एक तरह से अवैध बांग्लादेशी चुनते हैं जो अपराधी भी है और देशद्रोही भी। ऐसे में दिल्ली वासियों को बांग्लादेशियों को बाहर खदेड़ने का आंदोलन लेकर सड़कों पर आना होगा। ये मुद्दा तो भ्रष्टाचार से भी बड़ा है क्योंकि इससे हमारे भविष्य और राष्ट्र की सुरक्षा जुड़ी है। एक बार दिल्ली से शुरुआत हुई तो पूरे देश की लहर फैलते देर नहीं लगेगी। मैं अन्ना जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो 10 दिसंबर से शुरू होने वाले अपने अंकन में ये मुद्दा भी शामिल करें क्योंकि बांग्लादेशियों को बसाना भी एक राजनीतिक भ्रष्टाचार ही है। जय हिंद। वाह, बहुत बात अच्छी आपने कही है। अगर अन्ना हजारे इस आंदोलन को उठाते हैं तो हम ही नहीं पूरा हिंदुस्तान उनका समर्थन करेगा। हम जरूर देखना चाहेंगे कि अन्ना इस विषय पर क्या प्रगति या क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इस कार्यक्रम के लाइव के खत्म होते ही मैं खुद अन्ना से बात करूंगा। हालांकि पहले भी हमने इस विषय पर बात की है लेकिन अब दोबारा बात करके देखते हैं। पहले तो कई ऐसे लोग थे अन्ना के साथ जो बांग्लादेशियों को भगाने के पक्ष में नहीं थे। अब जरा नई टीम अन्ना की इस विषय पर क्या रुख रखती है ये भी हम जानना चाहेंगे। अगले कॉल। जय हिंद। नमस्कार। बोलिए। ये कह रहा था कि इस समय इलेक्शन का टाइम है, लोकसभा आने वाला है। हाँ। अगर लोग चाहें तो ये कहें कि जो पार्टी बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा हम उसी को वोट देंगे। हाँ। अगर ऐसे करें तो ये हो सकता है कि हमारा देश का हर नेता जात और धर्म से उठ के और भारत देश का और यहाँ के नागरिकों का सम्मान करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। और इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि केवल राजनीतिक विरोध के बजाय यह सच है कि कांग्रेस ने इस विषय को अभी तक जो अपना दृष्टिकोण दिया है वो लोगों को मान्य नहीं, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, जो एकदम से उनसे टूट नहीं सकते, ऐसे कई मजबूरी वाले भी है, कम से कम वो तो कांग्रेस को इस विषय के लिए मजबूर करे, लेफ्ट को इस विषय के लिए मजबूर करे, बीजेपी के वर्कर अपने पार्टी को इस मुद्दे को और ज्यादा प्रखरता से उठाने के लिए मजबूर करे। सारे ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, समर्थक और पदाधिकारी अगर इस मुद्दे को उठाएंगे तो एक उठाएगा, दूसरे को फायदा दिखेगा तो वो भी इसे उठाएगा। ये राष्ट्रीय समस्या का मुद्दा बनना चाहिए और इस विषय पर राष्ट्रीय लहर पैदा होनी चाहिए। अगले कॉल। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हाँ सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं टीवी पर जो बांग्लादेशियों पे खर्च हो रहे हैं वो जानकारी में नहीं था लोगों का सर, इसके लिए चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि ये समझ में नहीं आ रहा सर कांग्रेस देश को किस दिशा में लेकर जाएगी पिछले 10 सालों में। तो ये सोचना चाहिए सर कांग्रेस के नेताओं को, वो भी भारतीय हैं, बिल्कुल देश उनका भी है सर। तो एक मानवता या इंसानियत जो होना चाहिए, देश के प्रति लगाव होना चाहिए। केवल बड़ी बड़ी बातें कहने से कुछ नहीं होगा, उन्हें अपने व्यवहार में भी इस चीज को शामिल करना चाहिए सर। बिल्कुल, धन्यवाद। और ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं इसको मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं कि बांग्लादेशी इस देश में जो रहते हैं, एवरेज भारत सरकार एक भारतीय व्यक्ति पर सालाना 27,000 रुपये खर्च करती है। विभिन्न प्रकार से जो भारत का बजट होता है जिसमें सड़क, पानी, बिजली, तमाम जो संसाधन और व्यवस्था होती है उसके ऊपर 5 करोड़ बांग्लादेशी इस देश में रहते हैं। उनके ऊपर होने वाले कई लाख करोड़ रुपए को अगर हम देखें तो हमारे देश की तमाम समस्याएं इससे पूरी हो सकती है। अगर हम देश की पानी की समस्या को दूर करना चाहें तो बांग्लादेशी घुसपैठिए के ऊपर 5 साल में जितना खर्चा होता है वो अगर बांग्लादेशियों के ऊपर ना हो तो वो ये समस्या दूर हो सकती है। अगर हम इस देश की सड़कों का हाल देखें, कई ऐसे गरीब राज्य हैं जिनके सड़कें इतनी खराब है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, पेशेंट अस्पताल नहीं जा सकते, माता भगिनियां सड़क पर प्रवास नहीं कर सकती या उन तक जरूरी सामान नहीं पहुंचता है। सड़क के हाल को ठीक करना है और इस देश के रक्त वाहिनियों को ठीक करना है तो पैसे की जरूरत है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों पर होने वाले खर्चे के 3 साल को अगर हम रोके तो इस देश की हर सड़क डामर की होगी और हर शहर की सड़क सीमेंट की होगी। आंकड़े स्क्रीन पर हैं, आंकड़े हम आपके सामने दे रहे हैं। देश के किसी भी अर्थशास्त्री को चैलेंज कर रहे हैं कि इस आंकड़े अगर गलत है तो हमें झूठा साबित करके दिखाए, और अगर सही है तो इस दिशा में हमारा समर्थन करें। अगले कॉल। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। हाँ, मेरे ख्याल से तो इसका यही उपाय हो सकता है, जो अवेयरनेस है जो आप कर रहे हैं पिछले 8 दिनों से, आप एक मर्द की तरह कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि खुलेआम कोई ऐसा बोलेगा कि बांग्लादेशी भगाओ। मुझे याद है इससे पहले सिर्फ बाल ठाकरे जी ने बोला था, अभी तो कोई बोलने वाला नहीं है। राज ठाकरे जी बोलते हैं, वो भी वाया वाया बिहार का बोलते हैं। तो यही इसका उपाय है कि इसका बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो, और आप ये चालू रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। अगर कोई बात करनी है तो पूरे दिल से करनी चाहिए, अगर करनी है तो पूरे हिम्मत से करनी चाहिए, और किसी भी परिणाम की परवाह करे बगैर करनी चाहिए। बातें केवल विचार व्यक्त करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बातें केवल पब्लिसिटी करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बातें परिणाम करने के लिए होनी चाहिए। और जब बात परिणाम की देश से संबंधित हो तो जी जान लगाकर करनी चाहिए। और इसलिए हमने 8 दिन आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए हैं। लगातार 8 दिन में पहली बार दिल्ली में रहा, इस कारणों से भी क्यों ना हो, लेकिन हमने इस मुद्दे को आपके सामने रखा है, और हम 8 दिन का आज का 8वां एपिसोड खत्म होने के बाद भी इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। ये लाइन आपके सामने जो हमारा नंबर है वो चल रहा है, इन नंबरों पर फोन करके आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अपनी बात हम तक पहुंचा के आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं। अभियान में केवल फोन करने तक सीमित मत रहिए, आप हमारे साथ जुड़ के कार्यकर्ता के नाते भी जमीनी स्तर पर काम कर सकते हैं, वहां पर लोगों को संगठित कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के परिसंवाद, चर्चा और भाषणों के कार्यक्रम रख सकते हैं, बैठकें रख सकते हैं। ऐसे बड़े कार्यक्रमों में मैं भी आऊंगा, और इस विषय पर काम करने वाले लोग भी जो टाइम देंगे वो देश भर में प्रवास करेंगे, आपके यहाँ भी आएंगे, और उनके द्वारा भी हम स्थानीय स्तर पर मीडिया को एकत्रित करके उनके द्वारा भी लोकल केबल टीवी चैनलों पर, प्रादेशिक चैनलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये विषय पहुंचाएंगे। कितनी साथ मिलेगी मुझे पता नहीं, लेकिन अगर हम हिम्मत से उतरेंगे तो कहीं ना कहीं परिणाम जरूर होगा। अगले कॉलर। जय हिंद सुरेश जी। जय हिंद। सीपी वशिष्ठ राजस्थान से बोल रहा हूं सर। बोलिए वशिष्ठ जी। इस मुहिम को कुछ समय के लिए मेरे विचार से रोक देना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिख चुका है। क्योंकि कोर के पांव नहीं होते। अब हमें देश से आसुरी शक्तियों का नाश करना है। सुदर्शन न्यूज को उन नेताओं की पोल खोलनी चाहिए जिन्हें मुंबई में करोड़ों की जमीन कौड़ी के भाव खरीदी। मान्यवर पोल खुलनी चाहिए अखिलेश की, जो 400 रुपए पेंशन रूपी झुंझुना मुस्लिम भाइयों को दे रहे हैं। हमें पोल खोलनी चाहिए धारा 370 पर। एक व्यक्ति विशेष से अहमदाबाद में बहस करने के लिए जाना चाहता है, परंतु किश्तवाड़ दंगों के मामले में वीजा पर रोक लगाते हैं। सुरेश जी, देश को लोकसभा चुनाव से लगभग 1 माह पूर्व इस अभियान को पुनः जागृत करना चाहिए, ताकि घुसपैठिए वोट न दे पाए और आम जनता की सरकार आ जाए और चोर लुटेरों से देश मुक्त हो जाए। मेरा इतना ही कहना। धन्यवाद। धन्यवाद। हम जो आपने कहा ये तमाम मुद्दे उठाते, सुदर्शन एकमात्र ऐसा चैनल है जो विषय उठाने में ये नहीं देखता कि बाकी लोगों ने इसको उठाया है नहीं, ये हम जरूर देखते हैं कि देश के लिए ये जरूरी है तो किसी भी कीमत पर उठाएंगे, भले इससे नाराज होने वाली व्यक्ति कोई भी हो, या विरोध करने या किसी भी स्तर तक जाने वाली व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो। एक और कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सर। सुरेश सर बोलिए, क्या कहना है आपको? जी सुरेश सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो बांग्लादेशियों के खिलाफ ये मुहिम चलाया, बहुत अच्छा मुहिम चलाया आपने। लेकिन हमको लगता है जो हमारे प्रणब जी मुखर्जी और राष्ट्रपति जी है वो अपना ससुराल का लाज तो नहीं रख रहे हैं, इस वजह से बांग्लादेशियों को अंदर बुला रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेशियों को हमने सुनने में आया कि जो टेररिस्ट होते हैं उनको भेजा जा रहा है कि बस जाओ वहां पे मुसलमानों को बदनाम करो, ऐसा करने का इनका मुहिम चला है। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद इजहार है। धन्यवाद मोहम्मद भाई। देश के राष्ट्रपति को भी इस विषय पर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति की जवाबदेही देश के नागरिकों के प्रति है, और एक देश का नागरिक अगर सवाल पूछ रहा है, आप पद पर बैठे हुए हैं, तो आपको इसका जवाब
देना पड़ेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं बांग्लादेशी भगाओ हिंदुस्तान बचाओ। दिल्ली से शुरुआत हुई थी और 8 दिन लगातार चलने वाला यह अभियान का आज अंतिम दिन है। और हम अंतिम दिन आपको पूछ रहे सवाल कि इस अभियान का आगे क्या हो, क्या इस अभियान में आप आगे भी जुड़ के रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं और आगे क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए आज का ये संवाद का कार्यक्रम रखा है विदाउट गेस्ट। हम आपके सामने आए हैं, पूरा समय आपको बोलने के लिए मौका देना चाहते हैं, समझने के लिए टाइम देना चाहते हैं। और इसी के साथ इस आंदोलन को आज हम खत्म करेंगे और कार्यक्रम खत्म होगा, लेकिन अभियान आंदोलन जारी रहेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। आज के इस विषय पर जब आप ये पूछ रहे हैं कि बांग्लादेशियों को भगाए जाने की दिशा क्या हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें उनको भगाने के बजाय कायदे से बांग्लादेश पर ही कब्जा करना चाहिए। उसका कारण ये है कि ये पहले भी बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा था और बहुत ही प्राकृतिक रूप से समृद्ध इलाका है। ये और बात है कि वहाँ पर जिन लोगों का कब्जा है उन्हें उसको इस्तेमाल करना नहीं आता और इसीलिए वहाँ गरीबी फैली हुई है और वो लोग भाग भाग करके यहाँ आ रहे हैं। तो हम उन पर यहाँ खर्चा भी कर रहे हैं और अपनी ही ज़मीन के उस हिस्से का जो है पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़, सन 71 में या तो इंदिरा गांधी को बांग्लादेश बनाना नहीं था या उसको पाकिस्तान का हिस्सा रहने देना था, तब भी वो हमारी समस्या नहीं होता। पर अब जबकि वो अलग हुआ है तो वो हमारे ही कब्जे में होना चाहिए था, क्योंकि वो भूभाग हमेशा से हमारा था। आज देखिए तो असम और बंगाल के बीच का जो चिकन स्नेक है उस पर कब्जा करके बांग्लादेशी इस पूरे असम के हिस्से को हमारे देश से अलग करना चाहते हैं, जिसमें कि उन्हें चीन से भी पूरा फाइनेंस मिल रहा है। तो अगर हम बांग्लादेश पर ही कब्जा कर लें तो चीन की स्ट्रेटजी को हम पीछे धकेल सकते हैं और हमारा अपना भूभाग, जिस पर कि हमारा प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कर सकते हैं और हम अपने राष्ट्र का भी भला कर सकते हैं और बांग्लादेशियों का भी भला करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। बड़ी अच्छी बात कही आपने। 2 मुद्दे इन्होंने जो बताए वो आपको दर्शकों को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। जिस चिकन ने की बात इन्होंने की वो एक ऐसा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जो बांग्लादेश, भारत, चाइना और साथ में म्यांमार, इन देशों को भी जोड़ने के लिए एक निर्णायक जगह है। वो इतनी संतरी है, इतनी छोटी है कि अगर कोई उसके ऊपर कब्जा करे तो पूरे उत्तर पूर्व भारत से भारत का संबंध टूट सकता है। और ये बहुत आसान है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको दुनिया के कायदे कानून से कोई मतलब नहीं है और जो सर फिरे का बहाना बनाकर कुछ भी कर सकते हैं। और उनको हटाने के लिए हम कानून का सहारा लेकर महीनों सालों तक उनसे ऐसे ही लगड़ते झड़ते रहेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। उत्तर पूर्व भारत हमसे टूट सकता है। और इसलिए इन्होंने जो बातें कही वो साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से उसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास है। लाखों वर्षों में हमने कभी भी साम्राज्य विस्तार के लिए 1 इंच सीमा भी बढ़ाने के लिए कभी किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, बल्कि हमारे तथाकथित लोगों के मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण हमारी सीमाएं घटी। लेकिन अब का ये युवा हिंदुस्तान भी अगर सीमा घटते हुए देखेगा तो फिर उसके पुरुषार्थ को क्या कहेंगे। और इसलिए बांग्लादेश को सजग करना जरूरी है। पूरे देश का तो क्या कर रहा है बाद में देखेंगे, लेकिन 5 करोड़ बांग्लादेशी जो यहाँ है उनके अनुपात में बांग्लादेश की भूमि वहाँ सीमावर्ती क्षेत्रों में लेकर उनको वहाँ बसाना चाहिए और उनके ऊपर आने वाला तमाम खर्चा बांग्लादेश से वसूल करना चाहिए। जो चीज़ें वो पैसे के रूप में नहीं दे सकते वो वहाँ के नैसर्गिक साधन सामग्री के ऊपर लेनी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। भारत रत्न सुदर्शन टीवी को सैल्यूट करती हूँ। अंकल सुरेश चौहान, देश में बांग्लादेशी घुसपैठी आ चुके हैं, पूरा देश परेशान है। अंकल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज कहाँ हुए हैं भारत के सारे रत्न? जो भारत के विषय में बोलता ही नहीं उसको भारत रत्न वापस देना चाहिए, जबकि वो भारत के बारे में सोचते ही नहीं। अगर बांग्लादेशी को भगाएंगे तो कांग्रेस हमें सांप्रदायिक कहेगी। सांप्रदायिक के नाम पर कांग्रेस संसद में बिल पास कराने को बेचैन है। ये तो बस कांग्रेस क्राइम है। जय हिंद। जो बात आपने सचिन तेंदुलकर को लेके सीधे कही है,
सचिन तेंदुलकर को हम आह्वान करते हैं कि हम तमाम कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर है। अगर आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने वाले अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार है तो आपकी जितनी कमर्शियल फी है सुदर्शन आपको देने को तैयार है। सचिन हिम्मत दिखाए। ये जिस देश के हमारे एक बहन ने आह्वान किया है, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन हम समझते हैं कि उनको सचिन तेंदुलकर को कहना है। सचिन ने इस देश के लिए खेल के रूप में जितनी सेवा की उससे 1000 गुना बड़ा सेवा होगी अगर वो इस मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर बनकर इस देश को ये समस्या समझाए। साहस सचिन में है क्या नहीं? झूठे बॉल के ऊपर खेलना और देश के वास्तव समस्या को फेस करना, दोनों में क्या अंतर है? यह अंतर सचिन में अगर नहीं है तो यह भारत रत्न से भी महान है। अगले कॉलर। जय हिंद। जी जय हिंद। बोलिए। मैं अभिजीत सिंह मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ, बिहार मुजफ्फरपुर। हाँ। मैं शिवपुरी जिस मोहल्ला में रहता हूँ वहाँ पे 50% बांग्लादेशी हैं। तो उनका कितना पुष्ट शायद निकल चुका होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि लगभग भारत में 5 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी है, तो उन्हें हम भगाएंगे कैसे? उनके लिए मैं एक अलग जेल तो नहीं बना सकता, फिर से उनको फांसी पे भी नहीं लटकाया जा सकता, और बांग्लादेश उनको बांग्लादेश मानने को तैयार नहीं होता है, तो फिर 5 करोड़ बांग्लादेशियों को हम कैसे भगाएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं इस एक ही कॉल पर इस पूरे समस्या का रिपीटेशन नहीं कर सकता। हमने 8 दिन इस विषय को आपके सामने रखा है। बचे हुए समय में भी हम इसके विभिन्न एंगल के जवाब देंगे, लेकिन आपको इस पूरे 8 दिन के कार्यक्रम को अगर देखना है तो sudarshannews.com इस हमारे साइट पर जाइए। हमारा यूट्यूब चैनल youtube.com/sudarshannews पर आपको हमारे सारे एपिसोड उपलब्ध मिलेंगे, जिनके द्वारा आप इस समस्या को तह तक जा सकते हैं। कोई पुस्तक या कोई बुक आपको इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, रिसर्च करने की जरूरत नहीं। उससे ज्यादा जानकारी पिछले 8 दिनों में, इस 8 एपिसोड में हमने आपके सामने रखी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सर मैं ईश्वर बोल रहा हूँ। बोलिए सर। नमस्कार, मैं ईश्वर बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आज के डेट में जो बांग्लादेशियों का जो भी ये नंगा नाच हमारे यहाँ हो रहा है, चाहे असम में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कहीं भी हो, इसके लिए ये हो सकता है कि जो लोग जिनके रोजगार इनसे छीने जा रहे हैं, या ऐसे लोग जो कि इससे डायरेक्टली ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, अगर हम चाहे तो आम पब्लिक उनको पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं, जैसे कि रिक्शा वाले हो गए, या फिर जो धोबी हो गए, या हमारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो कि अपने आप में उन लोगों को पहचान सकते हैं कि हाँ ये लोग बांग्लादेशी हैं, ये लोग ज्यादा अच्छे से पहचान सकते हैं इनको कि बांग्लादेशी हैं। तो इन लोगों को आगे आकर के इन लोगों को पहचानना होगा, और इन लोगों को इस तरह से कुछ गाइडलाइन या कुछ ऐसी शिक्षा देनी होगी ताकि ये लोग आसानी से इसको पहचान सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा उपाय है। और इसके लिए हम लिटरेचर बनाने को तैयार है, अलग से वेबसाइट बनाने को तैयार है। अन्य गांवों में हमको, शहरों में कार्यकर्ता चाहिए। आप कार्यकर्ता बनकर इस विषय का लोगों में अवेयरनेस करवा सकते हो। रही बात 5 करोड़ लोगों को पहचानने की, तो समस्या पूरे 5 करोड़ को पहचानने की नहीं है। एटलीस्ट 4 करोड़ तो ऐसे है जिनको बिल्कुल सहजता से पकड़ा जा सकता है, बल्कि हम जानते हैं कि ये बांग्लादेशी है लेकिन कुछ करते नहीं है। अगर हम 1 करोड़ की समस्या तो बाद में देखेंगे, जिनको पहचान सकते हैं, जिनको पकड़ सकते हैं, उनको तो पकड़ना शुरू करिए। और उसके लिए उन लोगों को सबसे पहले आगे आना चाहिए जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। हम कौन कौन प्रभावित है, क्या इसका अर्थ कारण होता है, यह भी एक पैकेज देख लेते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ने से आज देश के ही लोगों के रोजगार छिनने के साथ ही अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। घुसपैठियों ने दिल्ली के प्रमुख बाजारों में भी अपने रोजगार शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के लिए आज विपदा के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ये घुसपैठिए न केवल भारतीय मजदूरों का रोजगार छीन रहे हैं, बल्कि ठेकेदारों के समूह बनाकर अपने ही लोगों में ये काम का बंटवारा कर रहे हैं। साथ ही ये घुसपैठिए देश के लाखों लोगों पर अपना एकाधिकार जमा रहे हैं। बांग्लादेश के कारखानों में मजदूरों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं होता, तो कुछ जगहों में ओवर टाइम का पूरा भुगतान नहीं किया जाता। कितने कारखाने तो ऐसे हैं जहां पर तय वेतन से कम वेतन दिया जाता है। यही कारण है कि लाखों की संख्या में ये बांग्लादेशी देश में घुसपैठ के जरिए भारतीय मजदूरों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। बांग्लादेश में न्यूनतम मजदूरी की दर 300 टका यानी 37 अमेरिकी डॉलर प्रति माह है, मगर भारत में न्यूनतम मजदूरी की दर इससे कहीं ज्यादा है, जिसके चलते बांग्लादेशी किसी भी हाल में हमारे देश के अंदर घुसे रहना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2012 की बांग्लादेश यात्रा के दौरान कपड़ा आयात को ड्यूटी फ्री करने की बात कही थी, जिसके चलते बांग्लादेशी घुसपैठियों का मनोबल और बढ़ गया और उन्होंने बांग्लादेश से कपड़ा लाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके चलते देश के कपड़ा उद्योग और इसमें काम करने वाले लोगों के लिए एक नया संकट उत्पन्न हो सकता है। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट राहुल मेहता का कहना है, इस फैसले के बाद देश के 80% कपड़ा उत्पादकों पर असर पड़ सकता है। साथ ही लाख से ज्यादा लोगों के बेरोजगार होने का भी डर है। साथ ही इससे अवैध घुसपैठ को भी बढ़ावा मिलेगा। आज स्थिति ये है कि घुसपैठियों की गतिविधियों से तंग आकर भारतीय नागरिकों को ही अपने स्थान से पलायन करना पड़ रहा है। इनकी बस्तियों में आतंकवादियों एवं समाज विरोधी तत्वों को शरण मिल रही है, जिसके कारण भारत की बुनियादी सुविधाएं चरमरा रही हैं और भारतीय कामगारों का रोजगार छिन रहा है। आज बात चाहे नाई की हो या फिर घरों में काम करने वाली नौकरानी की, आज ये घुसपैठिए हर जगह नजर आने लगे हैं। देश के पारंपरिक रोजगार करने वाले लाखों लोगों की रोजी रोटी आज इन बांग्लादेशियों के चलते खत्म हो रही है। हाल ही में अगरतला के कंटेनर डिपो ने बांग्लादेश से मोटरसाइकिल के आयात को हरी झंडी दे दी है, जिसके चलते सस्ती बांग्लादेशी मोटरसाइकिलों के कारण भारतीय निर्माताओं पर असर पड़ रहा है। भारतीय मोटरसाइकिल निर्माता अपनी कंपनियां बंद करने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय मजदूरों के ऊपर बेरोजगारी का संकट भी मंडराने लगा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सुदर्शन न्यूज को मैं इसी बात के लिए देता हूँ। आपको यह मालूम होना चाहिए, मैं नियमित 2 से 3 घंटा समाचार देखता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदुस्तान का ये पहला चैनल है जो हमारी भाषा, हमारी बात को सुनती है। और चैनल अपनी बात को जनता के ऊपर में अपने विचार को जबरदस्ती लाते हैं, भले वो उनके मन लायक हो या न हो। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि राजनीतिक रूप से उनका चर्चा होता है। ये कहते हुए मैं ये बांग्लादेश का जो बात है उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये जान के आश्चर्य हो गया कि पूरे बिहार में आपके जो है सिर्फ बांग्लादेशी भरे हुए हैं। किशनगंज और कहीं जाइए छोटे जगहों में भी भरे हुए हैं। पता नहीं ये देश किस ओर जा रही है। हम प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि जब तक हम ऐसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार जो कि देश के बारे में नहीं सोचती है, जिनका सारा ध्यान केवल मात्र जो है वोट की राजनीति के ऊपर में है, शायद अगर हम सचेत न हो तो आने वाला इतिहास, आने वाला जो पीढ़ी है हम पे उसी तरह गाली देगी और उसी तरह अपमानित महसूस करेगी जैसे कि पीछे के इतिहास में हुआ है। बिल्कुल, और अगर ऐसा होने नहीं देना है तो इस पीढ़ी को चेतना होगा। यही एक पीढ़ी है जो बफर का काम कर रही है। हमारे पहले लोगों ने आज़ादी के बाद मिले हुए देश को निर्माण करने में अपना टाइम लगाया, उस पर आवश्यकता अनुसार संघर्ष भी किया, लेकिन आने वाले दिन बड़े ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गुलामी से लेके तमाम प्रकार के देशद्रोही कार्रवाई इस देश पर होने वाली है। और ऐसे में यही एक पीढ़ी, बल्कि मैं पीढ़ी भी नहीं मानता, मैं मानता हूं कि चंद साल इस देश के इस पीढ़ी के हाथ में है। उन सालों में अगर उसने निर्णायक काम नहीं किया तो ये देश हमारे हाथ से निकल जाएगा। और इसके पहले हमारे जो शत्रु थे वो संख्या के अनुपात में बहुत कम थे, इसलिए हम उनके खिलाफ हर बार विजय होने में कामयाब रहे। अब संख्या में शत्रु इतनी ज्यादा है कि हम कामयाब होंगे क्या? ये भगवान के ऊपर मेरा श्रद्धा विश्वास होते हुए भी मैं सवाल पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान का नामो निशान मिट नहीं सकता, इस पर विश्वास होते हुए भी मैं ये कहता हूं कि आखिर भगवान भी हमको केवल इस विश्वास के भरोसे इतना बड़ा देश हमारे जैसे कायर लोगों के हाथ में कैसे रखेगा अगर वो केवल चुप बैठे रहेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए सर। नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो आपको धन्यवाद जो आपने मुद्दा उठाया है, बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अभी ये बड़े बड़े न्यूज मीडिया वाले हैं इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इन लोगों से पूछ नहीं सकते क्या भैया कि आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे, देश हित के लिए कुछ है, और वो भी जनता को दिखाइए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। जो बड़े बड़े मीडिया में नाम है
इतने बड़े बड़े चैनल्स पे, उनसे आप पूछिए कि वो इस इतना बड़ा इशू क्यों नहीं उठा पा रहे हैं अब तक। और दूसरा, जो केंद्र सरकार है, उनके मंत्री हमें क्या, आपको क्या बिल्कुल, जवाब हम देते? दोनों का सवाल पूछते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पहले आप पूछिए। आप जिस घर, अपना सुदर्शन के सिवा भी आपके घर में कई चैनल आते हैं, हालांकि इस देश के कम चैनल है जो अपना खुद का नंबर स्क्रीन पर चलाते हैं। बहुत से चैनल तो अपना एड्रेस भी नहीं चलाते, पोस्ट बॉक्स नंबर चलाते हैं, ईमेल चलाते हैं, क्योंकि उनको अपना प्रत्यक्ष लोगों को आने के लिए अपना पता नहीं देना है। लेकिन सुदर्शन अपना पता देता है, भले यहाँ पर आने वाला समर्थक या दुश्मन, हम सब कुछ करने को तैयार है। हमारे फ़ोन नंबर हम देते हैं, और जैसे आप वेबसाइट से भी उन लोगों के नंबर निकाल सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं कि आखिर ये मुद्दा सुदर्शन 8 दिन से उठा रहा है, देश के लिए आज ये सबसे बड़ी समस्या है, तो आपका चैनल, आपका अखबार या आपका रेडियो या आपका मैगजीन इसको क्यों नहीं उठाता, या आप ज़रूर पूछिए। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं एस राणा झारखंड से बोल रहा हूँ। हाँ, ये बांग्लादेशी एक बांग्ला की जगह है कलकत्ता के उस पार, हाँ। वहाँ से सैकड़ों की संख्या में घुसते हैं। हाँ। उसे हमने अपने आंखों से देखा है। अगर कोई देखना चाहे तो मैं ले जाकर उस जगह को दिखा भी सकता हूँ। बिल्कुल। वहाँ पर जो है बहुत सारा बांग्लादेशी घुसता है। वहाँ सब भी है, वो भी ध्यान नहीं देते इस बात को। और कलकत्ता में तो पूरा बांग्लादेशी भरा हुआ है। मैं झारखंड में भी रहता हूँ, वहाँ पर भी पूरा सैकड़ों की संख्या बांग्लादेशी है। लेकिन मैं किसे करता हूँ कि बांग्लादेशी इनको भगाओ। धन्यवाद। एक और बात मुझे अभी इस कॉलर के बाद से ध्यान में आई है, जो भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हिंदुस्तानी है, उनको मेरा आह्वान है कि आप सुदर्शन टीवी के नागरिक पत्रकार बनिए। हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, हम उल्टा आपको प्रशिक्षण देंगे, आपको जानकारी देंगे। आपके पास जिस भी प्रकार का कैमरा होगा, आप इसके प्रूफ तैयार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ तैयार करिए, कैमरे में तैयार करिए, कागजों में तैयार करिए, फोटो में तैयार करिए, जानकारी में तैयार करिए, जैसे भी कर सकते उसको करिए। और सेना के वहाँ पर बीएसएफ के जवानों को भले ही सरकार ने उनके हाथों को बांध दिया हो, उनके बंदूक के अंदर लोहे की गोली निकालकर रबड़ की गोली डाली हो, लेकिन हम अपने हिंदुस्तानियों के हाथ में कैमरा देके वहाँ पर पत्रकारों का तो नज़र का कैमरा कम से कम हमेशा चालू रखना चाहते हैं। तो जो लोग सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं वो लोग हमको ज़रूर संपर्क करें। जो हमारा नंबर है 01149523344, इस नंबर पर दूसरा ऑप्शन दबाएं और आपका नाम पता वगैरह बताएं, और आप हमें लिखकर भी अपनी जानकारी भेज सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में हम हमारा नया पता भी आपके सामने चलाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं विश्वजीत पांडे बात कर रहा था सर। आपको थोड़ी एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा था। जैसे हमको मालूम है ये बात कि जैसे किसी इंसान के अंदर या किसके भी मतलब कुछ तकलीफ हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, उसका इलाज डॉक्टर लोग कर देते हैं। हाँ। डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल सब दिखाते हैं। अभी आज हमारे देश के पीछे ऐसा तकलीफ है, ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे कि बांग्लादेशी लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इनका कुछ इलाज नहीं हो पा रहा है। ये इसमें किसकी प्रॉब्लम है? सब जानते हुए जान के भी नहीं कर पा रहे हैं। ये वजह क्या है? सबको पता है कि ये गलत है, बीमारी है, तकलीफ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर लोग कर क्या रहे हैं? जैसे आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें मैं थोड़ी दुरुस्ती करना चाहता हूं भाई साहब, क्योंकि जब हम अपने शरीर की बात आती है ना, तो ऐसा नहीं करते जैसा आप कह रहे हैं। ये हिंदुस्तान मेरा है, ये इसका हर कोना, इंच इंच, कतरा कतरा हम सब शरीर, और ये एक है, ऐसा हम नहीं मानते। जो ऐसा नहीं मानते वो इस समस्या को अपना नहीं मानते, इसको बीमारी नहीं मानते। जो मानते हैं वो हमारे आपके जैसे इसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान ये मेरा है और इसके प्रति मेरा कोई कर्तव्य है, ये भावना जिनके मनों में नहीं, वो इस बीमारी को समझेंगे कैसे? नहीं समझेंगे तो इलाज कैसे करेंगे? और हम इनसे कैसे अपेक्षा रख रहे हैं? इसलिए साथ साथ हमें कई पहलुओं पर काम करना जरूरी है। वो एक ये भी पहलू है कि ये देश मेरा है और इसके प्रति मेरा कोई कर्तव्य है। यह हर हिंदुस्तानी के मन में हमको भावना प्राप्त करनी है, उत्पन्न करनी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ सर, हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप जैसे चैनल, तो हमको 5 चैनल और चल जाते तो क्या पता हिंदुस्तान का और सुधार हो जाता। लेकिन ये बांग्लादेशी जब आज देश में आके घुस गए हैं तो हमारे सरकार सो रही थी, और इनको सब कुछ पता होते हुए ही खाली वोट के कारण जो है हमारे देश में जो है गुलामी की तरफ की ले जाने की कोशिश कर रही है सरकार। इस करके बांग्लादेशियों को भगाना बड़ा जरूरी है। हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू को
एक होना चाहिए, क्योंकि हमको पता लगे कि हमारा बांग्लादेशी कहाँ से आए हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं, कहाँ से बैठे हैं, क्या हमारी सरकार को पता नहीं लग रहा है? वोट के समय जो है इनको सब पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कितना गड़बड़ हो रहा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बांग्लादेशी भगाओ अनुष्ठान यज्ञ में सीमा प्रहरी होने के नाते पूर्ण आहुति डालने का समय आ गया है, जिसमें समाज और सिस्टम से जुड़े अति विशिष्ट अधिकारियों द्वारा गुजरात बिहार, जो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात संपूर्ण भारत मानती है, उस इलाके को कम जानती है। यज्ञ भाग पहले देवता ले जाते थे, रावण पैदा किया, अब नेता ले जाते हैं, चारा खाते हैं, बोफोर्स कांड लाते हैं, और अब कोलगेट कांड की तरह अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए जैसा प्रश्न जो अंदर ही अंदर सुलगता जा रहा है, पर जीरो लॉस आज नजर आ रहा है, फटने पर समय नहीं मिलेगा। सवाल अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी यहाँ पर आते ही अल्पसंख्यक बने मुसलमान का है, जिसके परसेंटेज से जिला या स्टेट बनता है। सवाल राष्ट्र पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का है। हमारी चुनी सरकार कश्मीर से भगाए गए हिंदुओं को बसाने में कामयाब नहीं, क्योंकि सवाल परसेंटेज का है। जीवन सीमा प्रहरी का रहा है, बांग्लादेश युद्ध में लड़ने का रहा है। सवाल इधर उधर धक्के देने का नहीं है, सवाल अपने से जुदा मुस्लिम राष्ट्र के दोस्त बन जाने का नहीं है। सवाल है नीति क्या रही है, नागरिकों के आने जाने पर सिपाही अधिकारी समाज कौन करेगा। इस प्रश्न पर संसद में गंभीर चिंतन हो, मनन हो। इसी सुलगते प्रश्न पर 2014 में बनने वाली सरकार हो, सर्वप्रथम दिल्ली से शुरू चाहे आने वाली किसी की भी सरकार हो, समस्या सैनिक शक्ति की नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर है। अगर इच्छा हो, मैंने कहा ना कि चाह हो वहाँ राह मिलती है। समस्या दुनिया की कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम उससे दो चार होकर उससे निपटारा कर सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ कॉलर के पास चलते हैं। समय की कमी के कारण कम शब्दों में अपनी बात को रखिए, ये मैं कहूँगा। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो। चलिए, धन्यवाद। कॉलर से शायद बात नहीं हो पा रही है। कार्यक्रम के आखिर में मैं यही कहूंगा कि 8 दिन हमने आपके सामने ये मुहिम लाई, लगातार 8 दिन हम आपके सामने पूरे 1 घंटा देश के तमाम विशेषज्ञों को लेके, विभिन्न क्षेत्रों के माहिर लोगों को, जानकारों को लेकर आए, और देश के करोड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। लाखों लोगों ने हम तक संपर्क किया, और हजारों लोग इस मुहिम से जुड़कर अगर आगे काम करना चाहे तो हम उनका स्वागत करेंगे। मैं दोबारा कहता हूं कि कार्यक्रम करने के लिए केवल हमने चैनल शुरू नहीं किया है, देश पर परिणाम करने के लिए किया है। और इसलिए इस चैनल का स्लोगन केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना यह है। और इसलिए यह कार्यक्रम हमारे लिए नहीं खत्म हो रहा, यह हमारी समय की और विषय की मर्यादा है। इसलिए 8 दिन में हम इस कार्यक्रम को बिंदास बोल में रोक रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसी इस घटना पर आधारित विषय खबरों के रूप में हम तक जैसे आते रहेंगे, हम अपने चैनल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, अपने वेबसाइट के द्वारा आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये विषय हम तक आए, इस देश के जहन में ये विषय बैठे, वो इस जहन में बैठकर उसको बुद्धि में, मन में, शरीर में, हाथों में ले, और हाथों के द्वारा उनको बाहर निकालने के लिए काम करें। इसलिए हम आपका हाथ हमारे साथ चाहते हैं। अगर आप इस मुहिम से जुड़ने के लिए, हमसे हमेशा के लिए जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो हमारा फ़ोन नंबर 011493344, ये कॉल सेंटर का नंबर है। इसके साथ ही आप हमारा दूसरा स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर भी फ़ोन कर सकते हैं। आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bindasbol@sudarshan.tv.com, और हमारा नया एड्रेस भी हम आपके सामने दे रहे हैं। ये सुदर्शन का दफ्तर बहुत ही जल्दी एक अपने खुद के नए भवन में जा रहा है। वहाँ पर का एड्रेस हम अभी से आपके सामने दे रहे हैं। वहाँ के आने वाले नए नंबर भी आपके सामने आएंगे। ये नंबर, हमारा एड्रेस ब्लैक स्ट्रिप में यहाँ पर चल रहा है, A84 सेक्टर 57 नोएडा 201301 उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान। ये हमारा पता है। पहली बार हम इसको सार्वजनिक कर रहे हैं, वो भी किसी ग्राहक के लिए नहीं, बल्कि एक आंदोलन को हाथ बटाने के लिए, हिंदुस्तानी हमारा साथ खड़ा हो इसके लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।